ठीक है। तो इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि ट्राइब्स चल रहा था ना एमपी का, मध्य प्रदेश का ट्राइब्स, उसमें हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन जान ली थी, कहाँ पे क्या मिलेगा, पढ़ लिया था कि नहीं पढ़ लिया था सब। कॉन्स्टिट्यूशन का देख लिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बेस पे क्या क्या रखा गया है, आर्टिकल 66, 342, 338, उनके लिए एक अलग से क्या बना दिया था, कमीशन बनाया, NCST करके, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल, हाँ ट्राइब अलग कर दिया था। ये सब चीज़ें देख ली थी हमने, ये सब बेसिक पॉइंट सारे देख लिए थे हमने। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? आज हमें जो पढ़ना है ये बेसिक होने के बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलो पहले तो मुझे ये बताओ, भील ट्राइब किन क्षेत्रों में मिलेगी? आर्यन बताओ बेटा। भील, हाँ, वेस्टर्न साइड से मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में मिलेगी। अलीराजपुर झाबुआ कौन से डिस्ट्रिक्ट होंगे? अलीराजपुर झाबुआ। तो आज हमें जो स्टार्ट करने वाले, मैं ये भी बताया था कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ट्राइब का ग्रुप कौन सा है? भील। तो आज हम जो पहली ट्राइब करेंगे स्टार्ट भील। तो हेडिंग डाल लो, भील जनजाति या भील ट्राइब, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखो, इसमें लिखते जाना, कुछ पॉइंट मैं बताऊंगा तो मैं वहाँ लिख दूंगा क्या क्या पढ़ना है। तो पहला पॉइंट यही आएगा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप है, ठीक है कि नहीं? एमपी का सबसे बड़ा क्या है? ट्राइबल ग्रुप, या फिर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जो जनसंख्या के हिसाब से पाई जाती है वो कौन सी? भील ट्राइब पाई जाती है, ठीक है। अब भील जो शब्द बना है थोड़ा ये समझ लो, इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि सारा खेल है वोकैब का। वो बना है बील शब्द से, किससे? बील, वोकैब से। और बील शब्द का जो मतलब होता है वो होता है क्या? धनुष। क्या होता है? धनुष। ये लोग ज्यादातर जो यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं? धनुष बाण का, ठीक है। किसका यूज करते हैं? धनुष बाण का। तो बील शब्द जो निकला है, भील जो निकला है वो बील से निकला है, और बील का मतलब रहता है धनुष। और एक ट्राइब सबसे ज़्यादा जो यूज करती है वो क्या करती थी? धनुष बाण। शिकार के लिए या जो भी चीज़ों के लिए है उन सब का यूज किया जाता था। इतना क्लियर है? अब मैं कुछ और बेसिक पॉइंट की बात करूं। देखो, इनमें धनुष तो नहीं बोला जाता, लेकिन इनकी लैंग्वेज में इसको मतलब धनुष को बोला जाता है धनेली। क्या बोला जाता? शब्द इसमें क्या बोला जाता? धनेली। इनकी लैंग्वेज में या इनके शब्द में धनेली या बोलते हैं कामठी, धनेली या कामठी कहते हैं। क्लियर हो रहा है? किसको कहते हैं? धनुष को। और वही मैं बात करूं, अब धनुष के साथ तीर लगाओगे कि नहीं? तो इसको बोलते हैं बिलखी। क्या? बिलखी। तो क्वेश्चन आएगा धनेली शब्द का मतलब क्या है, या धनेली किस ट्राइब से संबंध है इस शब्द का मतलब? तो वो भील से है। या पूछेगा बील शब्द का मतलब क्या है? तो बील का मतलब है धनुष, धनुष। और धनुष को बोलते थे धनेली या कामठी। और इस तीर का जो एरो है, ये क्या एरो? तीर को क्या बोलते हैं? एरो। उसका मतलब है बिलखी। क्या मतलब है? बिलखी। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? ऐसा माना जाता है, ये माना जाता है कि जो भील है, भील की कोई युवती थी भील जनजाति की, और उनका विवाह हुआ था शिव के साथ। किसके साथ? शिव के साथ, ठीक है। एक भी ऐसे मतलब सब एक मैथोलॉजी है, मतलब एक सारी स्टोरियाँ अब कितनी सत्य है कितनी नहीं है उस पर हम बहस नहीं करना है, हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखना है कि एक भील युवती थी, उसकी शादी हुई थी शिव के साथ। आज भी लोग अपने आप को किसका वंशज बताते हैं? शिव भगवान का। जो शिव भगवान है उनका वंशज बताते हैं कौन? भील। बता दोगे कैसे बताते हैं? क्योंकि जो इनकी एक युवती थी, इन्हीं के ग्रुप की कोई महिला होगी, उसने अब जैसा वरदान मांगा हो या जो भी रहा हो, उससे मतलब शिव से शादी होने के बाद मतलब कहा जाता है कि उन्होंने शादी की, फिर उनके जो वंशज पैदा हुए, जो भी आया, तो वो किस वंशज मानते हैं? तो शिव के वंशज मानते हैं। इन्हीं के ग्रुप से आते हैं आपके कौन आते हैं? जो एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, एकलव्य। कौन? बात समझ में आ रही है? एकलव्य। एकलव्य वही है द्रोणाचार्य वाले जिनका अंगूठा कट गया था ना। तो ऐसे ही पूछेगा कि ये अपने आप को किसका वंशज बताते? पहली बात आएगा, क्वेश्चन आएगा, भील अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? तो ये किसका मानते हैं? शिव का। शिव का वंशज। फिर आएगा इनके पूर्वज कौन थे? तो इनके पूर्वज एकलव्य। कौन है? अब एकलव्य वही है जो अंगूठा जिन्होंने गुरु दक्षिणा के लिए मतलब दान में दे दिया था अपने गुरु को, द्रोणाचार्य को। द्रोणाचार्य वही पांडवों के गुरु, अर्जुन वगैरह सब है,
है क्लियर है कुछ यार? आज भी मैं बता दूं, भील ट्राइब के लोग जो होते हैं आर्चरी में मतलब तीरंदाजी में अंगूठे का उपयोग नहीं करते। आज भी वो बिना अंगूठे के तीर चलाते हैं और सबसे टॉप पर हैं आज इनके आर्चरी, तीर कमान में सबसे ज़्यादा। और एकलव्य पुरस्कार भी दिया जाता है ना उन लोगों को, एकलव्य प्राइज भी दिया। ये सब बातें करेंगे हम बाद में। बात इतना जानो, क्वेश्चन ये आएगा कि एकलव्य का संबंध किस ट्राइब से है। क्वेश्चन कैसा आएगा? एकलव्य का संबंध किससे है? तो भील से है। फिर क्वेश्चन आएगा आपका कि जो भील थे वो किसको अपना वंशज बताते हैं, तो किसका बताते हैं? शिव का। क्लियर? अब चलते हैं हम आगे। ये सब अभी क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ूं मैं? अब देखो कुछ बात कर लें। ये तो थे बेसिक पॉइंट कि इस जाति को शब्द का मतलब क्या है, किसका वंशज है। अब कुछ पॉइंट है इनका निवास घर वगैरह को, इनके घर को क्या कहते हैं, तो वो देख लो थोड़ा सा। पहले तो हमने इनके जिले देख लिए कि ये मध्य प्रदेश के झाबुआ अलीराजपुर जिलों में निवास करते ना। तो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर और झाबुआ में ये निवास करते हैं। क्लियर है इतना पॉइंट कि नहीं है? कोई डाउट है आप लोगों को? तो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, झाबुआ, धार, बड़वानी। फिर मैंने ये भी बताया था कि मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं आदिवासी जिला कहे जाते कौन से? झाबुआ और अलीराजपुर। मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या के हिसाब से मतलब पॉपुलेशन वाइज सबसे ज़्यादा ट्राइब कहाँ मिलती है? धार में। और परसेंटेज वाइज कहाँ मिलती है? अलीराजपुर में। इनकी सबकी पॉइंटों की बात की थी ना हमने, तो ये सब पॉइंट यहाँ मिल गए। अब इसके बाद यहाँ देखो जो हमें देखना है कि बात है इनका निवास स्थान कहाँ है। तो क्वेश्चन आएगा जैसे ये किस क्षेत्र के निवासी हैं, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, धार। हाँ मतलब हाँ कह सकते पश्चिमी मालवा। क्या बोलेंगे? पूरा मालवा नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे? पश्चिमी मालवा। क्योंकि मालवा को जब मेंस के हिसाब से पढ़ोगे, मालवा को भी 4 पार्ट में बांटा है। कितने पार्ट में? जैसे हाँ फिजिकल डिवीजन पूरे एमपी का 7 पार्ट में है। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? पूर्वी बघेलखंड, जैसे मतलब बघेलखंड का क्षेत्र, सतपुड़ा, मेकर रेंज, और एक था कौन का? सेंट्रल हाईलैंड। फिर उसके 5 पार्ट किए गए, पन्ना, रीवा, बुंदेलखंड, और ऊपर का कौन सा? मध्य भारत प्लेटो, नर्मदा और मालवा। फिर मालवा को भी जब मेंस के साथ, क्योंकि जब मेंस का सिलेबस आप देखो उसमें स्पेशल डिस्क्राइब करके रखा है मालवा और नर्मदा रिफ्ट वैली को। उन्हीं के आएंगे जो 11 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उन्हीं 2 टॉपिक के स्पेशली आते हैं मेंस लिखने के लिए। क्लियर है कि नहीं पूरा? और जब वो पूछेगा तो उसको मालवा को 4 पार्ट में बांटा, तो वो अपन जब पढ़ेंगे, जब मेंस की क्लास में पढ़ेंगे। अभी आप बेसिक देख लो क्या क्या दिखा। तो फिर मैंने बात की कि भीलों के जो निवास स्थान होते हैं, जो इनकी बस्तियां होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? फाल्या। क्या बोलते हैं? बस्तियों को। जैसे मैं बात करूं इनके घरों को, जैसे इनकी बस्तियां, बस्ती, या फिर इन्हीं को बोले मोहल्ला। क्या कहेंगे? जैसे कहते हैं ना कॉलोनी, क्या बोलते हैं? फाल्या बोलते हैं। घरों को क्या कहते हैं? घर को बोलते कू। क्या क्या बोलते हैं? घरों को क्या कहा जाता? कू कहते हैं। और भील के बड़े गांव को फाल बोलते हैं, पाल। पाल क्या बोलते हैं? और छोटे गांव को क्या बोलते हैं? फला। पाल और फला। तो क्वेश्चन आएगा कि बस्ती या मोहल्ला क्या बोलते हैं? फाल्या कहते हैं। और फिर यहाँ पे पूछा जाएगा घर को क्या बोलते हैं? कू कहते हैं, कू। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? फिर यहाँ पे क्वेश्चन आपका आएगा कि बड़े गांव को क्या बोलते हैं? जैसे हम नहीं बोलते बड़े गांव को कस्बा बोल देते हम लोग, बड़े बड़े गांव होते हैं उनको कस्बा बोल देते। छोटे गांव को मतलब ऐसे करके मोहल्ला बोल देंगे, छोटा सा गांव है, एरिया है। तो यहाँ पे छोटे गांव को बोला जाता है क्या? फला। फला फला फला। तो रटना नहीं है कुछ भी, आराम समझ। चलो बताओ जल्दी से कुछ क्वेश्चन जो हमने पढ़ा दी, जल्दी बताओ। यहाँ देखो भील शब्द किससे निकला है? भील से। भील का मतलब धनुष को क्या बोलते हैं? धनेरी या कामिठी। और उनको जो तीर यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? बिल्की। अरे जैसे धनुष में नहीं, वो जैसे एक धागा लगाया जाता है उसको प्रत्यंच्या बोलते हैं ना, प्रत्यंच्या। तो याद रखना, ये थोड़े बेसिक हैं ऐसे, उसमें ज़्यादा नहीं है। इसके बाद फिर मैंने बताया, ये पढ़ने के बाद फिर मैंने बोला कि एक किसको अपना वंशज मानते हैं? शिव को। और इनके पूर्वज कौन कहे? एकलव्य, है कि नहीं? अब इनके घरों को देखो, बस्ती को क्या बोलते हैं? फाल्या। और घर को क्या बोलते हैं? कू बोलते। बड़ा गांव तो पाल, छोटा गांव तो फला। बन जाएगा ना? तो ये होगा इनका घर वगैरह। अब यहाँ पे कुछ और हम बात कर लें, इनके देख लें प्रमुख व्यक्ति, इनका थोड़ा सा एक सिस्टम चलता है। इनका प्रशासन देख लो, क्या देख लो? अब प्रशासन को चलाने के लिए मुखिया उखिया वगैरह आएंगे कि नहीं आएंगे? कि अलग अलग सिस्टम। तो इसमें एक शब्द मिलता है हमें कि जो गांव का प्रशासन का देखभाल करने वाला व्यक्ति, उसे बोलते हैं कोटवार। क्या बोलते हैं? हाँ, जैसे वही बात होगी ना, गांव के प्रशासन को देखने वाला। गांव के प्रशासन नहीं, मुखिया नहीं बेटा,
प्रशासन को देखने वाला व्यक्ति क्या होगा? कोटवार। कौन होगा? कोटवार होगा। पर यहीं पे बात आती है कि जो पूजा पाठ करने का काम करता है, जैसे ये तो हो गया गांव के प्रशासन को ही लीड कर रहा है, हमारी पूजा पाठ वाला व्यक्ति, पूजा करने वाला, तो पूजा करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं, या तो उन्हें भगत बोलेंगे, क्या बोलेंगे? भगत, या उन्हीं को बोलेंगे भदबो या मदवी। क्या बोलेंगे? भदबो या मदवी। क्लियर हो रही बात? क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? गांव के प्रशासन को जो टेक ओवर करेगा, मतलब पूरा लीड करेगा, वो कोटवार कहलाएगा। और जो पूजा पाठ का काम करता है उनको क्या बोलते हैं? इनमें क्वेश्चन आएगा कि पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को, मतलब पूजा पाठ करने वाले को भील में किस नाम से जाना जाता है? तो भगत, भदबो, भदबो या मदवी के नाम से जाना। अब देखो ये बेटा फैक्ट है तो रटना तो पड़ेगा। अब बात आता है, जैसे डॉक्टर नहीं होते हमारे यहाँ, उपचार करने वाला कौन? कौन करने वाला? ट्रीटमेंट करने वाला। इसको बोलते हैं पुजारो। क्या बोलते हैं? पुजारो से पूजा वाला ना समझ लेना कि पुजारी हो गया। यहाँ पे पूजा करने वाले का काम है क्या? ट्रीटमेंट करने का। सही मतलब ये था, क्या था सही मतलब? ये था पुजारो। देख रहे हैं? तो ये है पुजारो। हाँ, अब जो आया आया गांव का मुखिया। कौन? गांव का मुखिया। तो गांव के मुखिया को बोलते हैं आपको गमेटी। क्या बोलते हैं? गमेती। हाँ, गमेती, गमेती बोलते हैं। और भीलों का मुखिया, एक तो होगा गांव का मुखिया, और भीलों का मुखिया मतलब पूरी ट्राइब होगी ना, तो उनके बोलेंगे तड़वी। क्या बोलेंगे? तड़वी। तो इतने पॉइंट याद रखो, और यही आपको पढ़ना है सब में, के घरों को क्या कहते हैं? ये प्रशासन हो गए। अब यही मेंस में लिखने को आए, ऐसे लिख दो प्रशासन के बारे में कि गांव की देखभाल करने वाला, मतलब गांव के प्रशासन को लीड करता है, वो कहलाता कोटवार कहलाता है। और जो पूजा पाठ करवाता है वो भगत, भदबो या मदवी बोलते हैं। उपचार करने वाले को पुजारो बोलते हैं, और गांव के मुखिया को गमेटी बोलते हैं। याद हो रहा कि नहीं हो रहा? इसके बाद देखो भीलों के मुखिया को तड़वी कहते हैं। अब देखो एक गांव होगा, कोई गांव का मुखिया होगा तो उसको बोले तड़वी। अब ऐसे 10, 15, 20 गांव बने होंगे आसपास, कबीले के कबीले बने। अब उन सब में भील ट्राइब है, उनकी सब ट्राइब भी होंगे। उन सब का जो मुखिया कहलाएगा, एक कोई मुखिया होगा उन सब में ट्राइब में, एक कोई कबीले का मुखिया होगा तो उसको बोलेंगे। अलग अलग कबीले के मुखिया होंगे तो वो कहलाएंगे गमेटी, और पूरे उन सब कबीलों का मुखिया एक होगा। क्लियर हो रही बात? अरे जैसे नहीं एसडीएम बना देते तहसील के हिसाब से, या तहसीलदार बना देते, लेकिन उन सबका मुखिया कौन है? डीएम, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। उसी प्रकार यहाँ चल रहा है काम। क्लियर हो रही बात? आगे बढ़े। अब देखो चौकीदार को देखो, जो यहाँ बोला ना गांव के परिवार, तो इसका मतलब है चौकीदार। क्या मतलब है? अरे देखभाल करने वाला चौकीदार। क्या करता है? देखभाल करने वाला। यहाँ वृद्ध व्यक्ति को बोलते हैं दहाला। लिख लो, यहाँ वृद्ध व्यक्ति को क्या कहेंगे? जो बूढ़ा व्यक्ति होगा उसको बोलेंगे दहाला। ये बस ऐसे पढ़ लो, इतना ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन बाकी प्री का नहीं है कोई भरोसा, क्योंकि प्री में MPPSC का क्या पूछे क्या ना आए। एक या दो क्वेश्चन तो ट्राइब के आते हैं, और सबसे ज़्यादा इनके एडमिनिस्ट्रेशन से, इनके आर्ट एंड कल्चर से, इनके मतलब आर्ट एंड कल्चर में आपका ही शादी आदि वगैरह का सिस्टम आ जाता है। ये सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन इनके बनते हैं, पूछे भी जाते हैं। इतना क्लियर है कि नहीं है? अब कुछ बातें हम कर लें। देखो यहाँ पे क्या रहता है, ये देखा हमने, ये देखा। इसके बाद हम चलते हैं, अब हम चलते हैं इनकी उपजातियाँ। क्या चलते हैं? उपजातियाँ, सब ट्राइब। देखो सब ट्राइब्स। तो भील की सब ट्राइब लिख लिए। इसमें लिखिए सबसे पहले भील भिलाला। पहले कौन सी होगी? भील, तो भील ही हो जाएगी, एक हो जाएगी भिलाला। और लिखिए आप इसमें भील भिलाला, राठ बरेला, राठ बरेला, रथियास। ठीक है, भील भिलाला, राठ बरेला, रथियास, नायक। ठीक है, इसी की कौन सी होती है? नायक। ठीक है, और पटालिया, पटालिया। क्लियर? तो इसके देखो, अभी एक नायक अभी क्वेश्चन आया था, ऐसे लिख दिया था कि नायक किसकी सब ट्राइब है, और इनके बहुत क्वेश्चन आते हैं। और इनकी बेटा सबसे ज़्यादा बल्कि जितनी भी ट्राइब्स हैं उनकी सब ट्राइब तो याद ही कर लेना, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 5-6 जो इंपॉर्टेंट है वो तो कर ही लो, क्योंकि सीधा क्वेश्चन आया था कि नायक किसकी सब ट्राइब है। पूछेगा बरेला किसकी सब ट्राइब है, ऑप्शन होंगे भील, गोंड, सहरिया, या मतलब एक कोरकू, ऐसे करके लिखा हुआ।
तो सबसे बड़ी मतलब किसकी सब ट्राइब है। इसमें कुछ पॉइंट देख लो जो हमें बताना है मुझे आपको, यहाँ ध्यान से देखो। देखो इसमें जो आपकी भिलाला है कौन सी, ये वाली, ये वाली, ये महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। किसको? हाँ, ये अपने आप को लिख लो, महाराणा प्रताप का वंशज। अब क्यों मानते हैं? क्योंकि जब उस समय ये लोग बैटल एटल लड़ रहे थे तो भील में बता दो, भील एक लड़ाकू प्रवृत्ति की ट्राइब है, वॉरियर ट्राइब है, और इनने सबसे ज़्यादा उस समय महाराणा प्रताप के साथ मिलकर क्या लड़े, युद्ध लड़े हैं। और महाराणा प्रताप का जब उस समय अकबर से युद्ध हुआ था, वही हल्दी घाटी वाला, उस बैटल में और भी युद्धों में इनकी क्या की थी, मदद की थी महाराणा प्रताप। तभी से ये लोग उनको अपना क्या मानते हैं, वंशज मानते चले आ रहे हैं। आज भी आप देखना वहाँ के मतलब जो सिस्टम है, वहाँ के जो कॉइन सिस्टम रहा, उसमें महाराणा प्रताप का जो कॉइन मिलते हैं उसमें धनुष और बाण मिलते हैं, और जो भील के क्या है वो मतलब उनका एक चिन्ह है, हाँ उनका एक लोगो है। तो आज भी तो क्वेश्चन आएगा कौन सी ट्राइब है जो महाराणा प्रताप को अपना वंशज मानती, तो कौन सी मानती है, भील। क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बात? तो ये हो गई आपकी, ये हमने पढ़ा, प्रशासन देखा, उपजातियां देखी। अब देख लो इनकी शादियां, क्या देख लो, ऐसे ही पढ़ना है आपको लाइन टू लाइन, एक एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से। विवाह देख लो, इनके विवाह, इनकी शादियां, ठीक है। अब हम बात कर लें इनके विवाह के ऊपर, मतलब इन्हें बोलेंगे विवाह संस्कार या मैरिज कैसे होगी, वही मैरिज सेरेमनी, ठीक है। सबसे पहले क्या होगी, अरे मैरिज से पहले, शादी से पहले क्या होती, मगनी करवा दो, मगनी विवाह। कौन सा होगा, मगनी विवाह। अब ध्यान से समझो, मगनी विवाह तो सभी में होता है, ऑल इंडिया में जितने भी कल्चर हैं, जो भी ट्राइब्स हैं या जो भी जातियां हैं, जो भी उपजातियां, उन सब में क्या होता है, मगनी विवाह होता है। पहले एंगेजमेंट होगी ना, तो इनमें भी सिस्टम चलता मगनी विवाह का, लेकिन ये सिस्टम अलग है। ये क्या है, सिस्टम अलग है मगनी विवाह का। इसमें क्या होता है, ध्यान से समझो, मगनी विवाह में होता क्या है, इनमें हमेशा लड़का वाला लड़की वाले के घर आके, लड़की के पिता के पास आके क्या करेगा, रिश्ता मांग के आएगा, ठीक है। कहेगा, जैसे वो कहेगा लड़की पसंद है, फिर बता ही देंगे कि कहाँ मोहल्ले पड़ोस में रहते हैं। अब एक कबीले में 10-50 घर होंगे, ज़्यादा घर होते नहीं, छोटे छोटे कबीले रहते, फलाने घर से आए। अब ये आते हैं, यहाँ समझना, जब ये आते हैं तो अपने साथ जब मगनी करेंगे, अपने साथ क्या 4 बोतल लाएंगे दारू की। कितनी, 4 बोतल, जिसे कहते हैं माद, माद क्या बोलेंगे, माद। और ऐसे आके टेबल पर रख दिया और बोलेंगे कि आपकी लड़की पसंद है, मतलब रिश्ता करना चाहते। अगर उस लड़की ने कहा, जैसे अब इस तरफ लड़के का बाप बैठा, उधर लड़की का बाप बैठा, उसने पूछा बेटा तो बताओ ये फलाने हैं, ये जो दिख रहे हैं ना, वो नहीं है, वो चिंटू की मम्मी थी, जो वो छोटा उनका चिंटू है, उनका बड़ा चिंटू का रिश्ता है तुम्हारे लिए, अब बताओ क्या है तुम्हारा इरादा। तो उसने कह दिया हाँ हमें बड़ा चिंटू पसंद है। तो तुरंत ही हुआ क्या होगी, बोतलें खुल जाएंगी और यहाँ पे मगनी हो जाएगी। और फिर बात होगी क्या की, दहेज की, दहेज की। तो इसमें दहेज का सिस्टम, दहेज की बात होगी, दहेज को बोलते हैं दापा। क्या बोलते हैं, हाँ। अगर लड़की ने बात हाँ कह दी तो लड़की, मतलब ऐसा होता नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ इस चीज़ को लेके, किसको, कि लड़की ऐसे 2 क्वार्टर लेके अंदर चली जाए, बोले हाँ पापा अब हम ये अंदर लेके जा रहे हैं, और ये दापा की बात पापा कर लेंगे अब तुम। तो ऐसा नहीं, क्या होता है इसमें, फिर हमेशा इन ट्राइब्स में लड़की वालों की तरफ को दहेज दिया जाता है, लड़के वालों की तरफ से। तो लड़के वाले दहेज देते हैं किनको, लड़की वालों। तो अगर ये मगनी विवाह तय होता है और यहाँ बात हाँ हो जाती है, तो मात्र 4 बोतल दारू लाएंगे और ऐसे ओपन होगी, जश्न मनाएंगे, हाँ हो जाएगी। फिर लड़की का बाप बात करेगा किसकी, दहेज की। हाँ अब बताओ कितना दोगे तुम। देख रहे हैं यहाँ अपने सोसाइटी में कितनी टेंशन है। हाँ, क्या अगर 2-3-4 लड़की किसी को है तो यहाँ लड़की का बाप कितना टेंशन में जा रहा है, और यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे लड़के का बाप टेंशन में जा रहा है। नहीं, यहाँ पे तो यही है ना, यहाँ पे लड़के का बाप टेंशन में है, क्या करे। हाँ, पहले रिश्ता मांगन जा रहा है, ऊपर से 4 बोतल भी लेके जा रहा है, और वो भी बोतल पहले बढ़ेगी, फिर लड़की को हाँ करनी चाहिए, डिमांड देख रहे हैं लड़की की चल रही है। तो यहाँ पे क्योंकि इनका जो समाज रहता है जनजातियों का, ट्राइब का, वो रहता है मात्रात्मक समाज। इनकी फैमिली जो सोसाइटी कैसे रहता है, सोसाइटी मात्रात्मक, ठीक है। अरे वो मैटरनिटी वाला, और जो हमारा समाज है वो फैटर्निटी है।
पितृसत्तात्मक है। यहाँ पे जो मुखिया वगैरह पापा पापा दादा मिलेंगे, वहाँ पे जो मुखिया जो मिलता है कौन मिलता है? माँ मिलेगी या कोई बुजुर्ग महिला, यही सब मिलते हैं ना यहाँ पे। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? तो यहाँ पे पहले होगा मग्नि विवाह। मग्नि विवाह अगर हो जाता है तो यहाँ पे फिर दहेज की बात होगी, उससे बोलेंगे दापा आपा। तो ये हो गया पहला। दूसरा विवाह आता है जिसे बोलते हैं लुगड़ा। लुगड़ा विवाह क्या बोलेंगे? इसी को बोलते हैं लुगड़ा लाड़ी परंपरा या लुगड़ा लाड़ी विवाह। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब यहाँ पे दिक्कत है, जैसे अपने यहाँ कोई लड़की का बाप ज़्यादा गरीब है, वो पहुँचेगा लड़के वाले के पिता के पास, भैया नहीं है हमारे पास कुछ, लड़की ऐसी ले लो, एक कपड़े में ले लो। यहाँ पे जस्ट उल्टा है कि लड़का का बाप बहुत गरीब है, वो इस कंडीशन में नहीं है कि लड़की वाली को दापा दे सके। तो जो दापा लड़की का पापा है उससे कहता है भाई ऐसा है, एक साड़ी में लुगड़ा साड़ी ले लो, मतलब लुगड़ा लाड़ी का मतलब है एक साड़ी में बहू दे दो, जो बेटी है आपकी वो दे दो एक साड़ी में। तो इसे एक साड़ी विवाह भी कहते हैं। और इसमें दहेज न लेने की बात होती है, जिसके बाद दहेज नहीं होता। देख रहे हो? तो इसमें क्या, लुगड़ा लाड़ी परंपरा में एक साड़ी कितना, एक साड़ी में विवाह, दहेज ना दिए जाना। तो दहेज नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता, दहेज नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो दहेज नहीं दिया जाएगा इसमें, हम मना कर देंगे ना। जैसे अभी बोला लुगड़ा लाड़ी, लुगड़ा साड़ी, ऐसे करके याद कर लो यार, याद होना चाहिए बस। तो पहला देखा मग्नि विवाह, दूसरा देखा, फिर तीसरा आता भगोरिया। कौन सा? भगोरिया। हाँ, भगोरिया, ये इनका फेस्टिवल उत्सव भी है और इसी में बोलेंगे भगोरिया विवाह संस्कार। इसमें क्या होता है, भीलों में एक सिस्टम चलता है कि जहाँ पे लड़का लड़की एक ऐसे फेस्टिवल, एक ऐसे जश्न मनाएंगे, ऐसे उत्सव के टाइम पे मिलते हैं कि ये सब मिलके फिर लड़का लड़की एक दूसरे को देख लें। सबसे ज़्यादा शादियाँ इनकी इसी टाइम पे होती हैं, भगोरिया उत्सव। पर यहाँ पे लड़की क्या करेगी? लड़की कुछ नहीं करेगी, करेगा जो लड़का, मतलब डिसीजन लड़की लेगी। लड़का लाएगा गुलाल, किसी लड़की पे मारेगा, अगर लड़की ने रिप्लाई में उसको भी हाँ हाँ बात हो गई, फिर ऐसे करके इनका एक जगह रहती, मीटिंग पॉइंट रहता है, फिर मिलेंगे, फिर आगे बात हो जाएगी। ऐसे शादी का सिस्टम इनमें हो जाता है। तो भगोरिया उत्सव में ये होली के टाइम पे होता है। इसमें लड़का लड़की के ऊपर गुलाल मारता है इस मतलब फेस्टिवल में, या इस मतलब उनके उत्सव में। और यहाँ पे एक दूसरे को पसंद कर लेते। अगर लड़की ने भी रिप्लाई कर दिया तो ठीक है, अगर रिप्लाई नहीं आया तो ब्लॉक कर दो। ठीक है ना, तो यही होगा ना, ब्लॉक हो गया। अब वो रिप्लाई नहीं दे रही है तो क्या होगा? फिर कहीं और दूसरी जगह गुलाल मारो, वहाँ से भी रिप्लाई नहीं, फिर कहीं और जगह मारो। तो इसलिए सीधी एक पूरी पोटरी ले जाओ भर के गुलाल की। अरे एक दो मुट्ठी में काम ना हुआ तो सभी ने रिप्लाई क्या दिया, नहीं तो उसका सब जगह। अरे फिर वही बात, पहली बार में रिप्लाई आ गया ना। अगर पहली बार में रिप्लाई आ गया तो सबकी क्या जरूरत है? जरूरत है क्या है? तो एक उत्सव होता है इसमें ऐसे, तो एक तो सिस्टम ही हो जाता। इसी में एक और शादी का सिस्टम होता है गोल गधेड़ो। इनमें एक फेस्टिवल होता है इसी में, गोल गधेड़ो। गोल गधेड़े का मतलब है एक बीच में पिलर लगा देते हैं या कोई मतलब पेड़ रहता है और उसमें लड़कियां चारों तरफ डंडा लेके खड़े हो जाते हैं। फिर जो लड़का रहता है उस पेड़ पे या डंडे पे चढ़ेगा और लड़कियां उसको रोकेंगी, लड़के को डंडे से पीट पीट के इतना मारेंगे कि खुद वो गोल गधेड़ा बन जाएगा। ठीक है, गोल गोल वहीं घूमने लगेगा। अगर लड़का चढ़ जाता है तो उसे जो भी अपने ट्राइब की लड़की, अपने ग्रुप की लड़की पसंद है तो उसको हाँ कर सकता ना, उससे शादी कर सकता। पहली बात तो चढ़ता जाए, डंडा लिए खड़े, इतनी पिटाई कर ले। तो ये हो गया भगोरिया उत्सव। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? तो पहला हमने देखा कौन सा, मग्नि विवाह, दूसरा लुगड़ा लाड़ी, तीसरा भगोरिया, चौथा आता आई भरन्या। क्या चौथा कौन सा है? अरे मेंस के लिए ऐसे ही लिख देना बस, इतना ज़्यादा क्या करना। आई भरन्या, थोड़ा सा और पढ़ लेंगे मेंस में काम हो जाएगा। आई भरन्या क्या बोलते हैं? यहाँ पे वही बात होगी ना, जब लड़की को वो नहीं, जब लड़की किसी लड़के के घर में घुस जाए और उसके ऊपर हल्दी डाल दे। क्या डाल दे जाके? ये देख रहे हो, किसी के घर में आओ, हल्दी डाल दो, उसी घर में बैठ जाओ, अब नहीं जाने,
हाँ, जैसे मान लो अपने घर पे कोई लड़के लड़की आ जाए, मम्मी से कहे दरवाजे खोलो, कहाँ सो रहे, बोले अंदर सो रहे, आ जाओ, और लाए वहाँ से मुट्ठी भर के हल्दी ऐसी डाल दे, बोले हाँ अब हम तुम्हारी बहू। हाँ, कैसा लगेगा, सोच के देखो, हैं कार्य सही रहेगा ऐसा, जैसे आ जाए, नहीं कैसा सोच के देखो ना कैसा लगेगा, हैं घर बैठ के आ गई बहू खुद, टेंशन नहीं है। तो आई भरन्या मतलब होता है, इसको बोलते हैं घर घुस्सी विवाह। क्या बोलते हैं, देखो घर में घुस करके आके आपका क्या कर ले, किडनैपिंग। मतलब जी कुछ भी मानो, अपने समाज में ये लोग इतने आगे हैं हम लोगों से, इतने मॉडर्न हैं कि जो भी यहाँ पे जितनी आज़ादी लड़कियों को है, मैं नहीं समझता जितनी फ्रीडम है वो अपन लोगों में नहीं। अपन लोगों में क्या सिस्टम चलता है कि दहेज का सिस्टम लड़के वाले देंगे, लड़की वाले देंगे, लड़के वालों को देंगे, एक डिमांड होनी चाहिए पूरी। अगर गवर्नमेंट जॉब में लड़का है तो फिर बात ही लगे, फिर तो उसके भाव ही नहीं मिल रहा है। अब चाहे उसके सर पे बाल ना हो, चाहे मुंह में दांत ना हो, कुछ ना हो, कैसा भी हो, उससे कोई मतलब नहीं, बस गवर्नमेंट जॉब हो, ऐसा करके अभी चल रहा है। लेकिन इन लोगों में ऐसा नहीं है, यहाँ सब लड़की को चाहिए अच्छा हाइट पर्सनालिटी वाला लड़का, सीधी बात है। वो जिसको पसंद करेगी उसी के हिसाब से यहाँ शादी होगी। अगर उसने मना कर दिया हमें पसंद नहीं, जैसे कहा अग्नि विवाह में आया लड़का का पापा लेके बोतल, बोले हाँ पापा नहीं खुलनी चाहिए बोतल, वापस कर दो, हमें नहीं है पसंद, हाँ हमें ये पसंद ही नहीं है, नहीं है ठीक है बेटा, बेटा को नहीं पसंद तो बात खत्म, अब आगे बात ही नहीं बना। अपने यहाँ हो ही नहीं सकता ना ऐसा। जैसे अभी मैं बता दूं, अभी हाल में हुआ क्या, एक रिश्ता तय किया है, मतलब नाना जी लगते हैं वो हमारे, तो उनने जो रिश्ता जिस जगह तय किया है वो बहुत पैसे वाले लोग हैं, सब कुछ है घर में, बिजनेसमैन, न तो लड़की की वहाँ मर्जी है न लड़की की माँ की मर्जी है, और फिर भी रिश्ता कर रहे हैं। लड़की ने खुद बोला, आप बताओ, और फिर भी हो रहा है, क्यों हो रहा, पैसे की वजह से। पहले अरे सुकून से रहोगे, इतनी सारी 4 व्हीलर हैं, इतने सारे ट्रक चलते हैं, इतना सारा बिजनेस है, कब कब काम आएगा ये बिजनेस से, क्योंकि इम्पोर्टेंट होता है लड़की की मर्जी, वो फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। कोई नहीं दिख रहा है यहाँ, बस उन्हें ये दिख रहा है कि अभी ज़्यादा पैसे वाले मिल जाए। अब ज़्यादा पैसे वाले के चक्कर में वो उनको सुकून है कि नहीं, सुकून मतलब यहाँ पे जो खुशी की वैल्यू वो है ही नहीं, पैसे की वैल्यू। अब गवर्नमेंट जॉब में यही तो हो रहा, लड़की की इच्छा नहीं, ज़बरदस्ती करे जा रहे हैं, अरे कर लो गवर्नमेंट जॉब है, सिक्योरिटी मिलेगी, किस चीज़ की सिक्योरिटी मिलेगी हैं। पहले सिक्योरिटी थी पर्सनालिटी को देख के, जिसकी हाइट पर्सनालिटी रहती थी। सबसे ज़्यादा मुझे बताओ, हाइट पर्सनालिटी पे सबसे अट्रैक्ट कौन करता है, लड़की हो तो हाइट पर्सनालिटी वाले लड़के को देखेंगे, और लड़का होगा तो अच्छी खासी हाइट पर्सनालिटी वाली लड़की को अट्रैक्ट करेगा। उसके रीज़न है, उसके कारण होते हैं। सबसे मेन होता है सिक्योरिटी को लेकर कि कल के दिन कोई नुकसान हो गया, कोई दिक्कत है, ये मुझे प्रोटेक्ट तो करेगा। तो आई भरन्या हो गया। अगला विवाह इसमें आएगा, अगला है धरणा विवाह। क्या क्या करना, 5वां धरणा विवाह, इसे बोलते हैं बहु विवाह। एक से अधिक पत्नियां, क्या क्या हो गया इसका, एक से अधिक पत्नी। क्लियर हो रही बात। तो इसे बोलते हैं धरणा विवाह। अगला, इसके बाद अगला विवाह आएगा इनका, अगला मैरिज आएगा नात्रा। कौन सा, नात्रा। नात्रा मतलब है विधवा। कौन सा, विडो रीमैरिज। तो ये सिस्टम इनमें मिलता है। तो पूछेगा नात्रा का सिस्टम क्या है, तो नात्रा जो है वो भील में मिलता है। और ये कैसा है, बोलो कैसा है, विडो रीमैरिज। हाँ, विडो रीमैरिज, ठीक है, विडो मैरिज बोलेंगे, रीमैरिज का है, कोई लड़की का रीमैरिज होगा क्योंकि उसका रीमैरिज होगा, वहाँ की विडो का रीमैरिज मतलब विडो मैरिज। तो विडो मैरिज मिल जाएगा इसमें, नात्रा में ये मिलता। तो इतने पॉइंट हैं, इतने 6 विवाह इसमें मिलेंगे इंपोर्टेंट। एक दो और होते, बहुत सारे हैं, बाकी ये इतने इंपोर्टेंट। पहले तो मगनी सिस्टम, फिर लुगड़ा लाड़ी, एक साड़ी में, भगोरिया उत्सव हो गया, आई भरन्या, घर गुस्सी, ये सब हो गया। तो इतने विवाह हैं इनमें। अब हम कर लें कुछ और बातें, जो हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट और देखना है। इतना क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा, कोई डाउट तो नहीं किसी का। चलें आगे चलें। अब देखो कुछ हम यहाँ पे बात कर लें इनके प्रमुख देवतन की। किसकी, इनके देवता, क्योंकि उनके बिना काम नहीं होगा, हमारा समाज बढ़ ही ना पाए। क्योंकि हम लोग आज जितनी भी टेक्नोलॉजी ले आए, इन्हीं सब देवताओं के नाम पे तो लाए कि नहीं लाए। जितना भी हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ भी करें, कुछ भी काम करें, भगवान हर जगह हैं। हाँ, सब मिसाइल सब सुनो,
पहला आएंगे यहाँ पे आपके जो देवता वो बाप देव। कौन से? हाँ बाप देव। बाप देव, इंद्रदेव किसको बोलते हैं? बाप देव बोलते हैं इंद्र को, इंद्रदेव को, इंद्रदेव को बोलते हैं। ये क्या है? वर्षा के देवता, ये तो पता है, वर्षा के देवता। अरे क्वेश्चन ये इंपोर्टेंट नहीं है कि इंद्रदेव है, इंपोर्टेंट है कि बाप देव ये किसको मानते थे? तो ये मानते थे इंद्र को। किसको मानते थे? तो क्वेश्चन आएगा इनकी वर्षा के देवता कौन है? तो ऑप्शन में आपको इंद्रदेव नहीं मिलेगा, ऑप्शन में क्या मिलेगा? ऑप्शन में मिलेगा बाप देव। तो बाप देव है इनके कौन? क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा है? अगला आता है इनका नरसिंह देव। कौन? नरसिंह। नरसिंह बताओ कौन है? भगवान विष्णु के अवतार है। हाँ भगवान विष्णु के अवतार हैं। इन्हें बोलते हैं गलदेव। क्या? गलदेव। क्या कहते हैं? तो गलदेव का संबंध किससे है? नरसिंह देव से, नरसिंह भगवान से। वही हिरण्याक्ष कश्यप को मारा था ना ऐसे करके, जब आधा, हाँ नरसिंह का अवतार रख के, जब आधा शेर का रूप रख के ऐसे नाखून नाखून पंजे पेड़, उनका पूरा पेट फाड़ दिया था। ठीक है, तो इनको नरसिंह। तो क्वेश्चन आएगा गलदेव किसको कहते हैं? नरसिंह देव को। यहाँ पे लक्ष्मी देवी को बोला जाता है जसमा देवी। क्या बोला जाता है? जसमा देवी। विपत्तियों के देवता बोले जाते कुहाजा। कौन? कुहाजा देव। तो ये हैं विपत्तियों के देवता, विपत्तियों के देवता कुहाजा। अगला इसमें एक और लिखेंगे खोड़ियाल माता। कौन सी माता? खोड़ियाल। इनका जो मतलब जो रथ, मतलब जो मतलब क्या बोलेंगे उसको, यान है जो, वो क्रोकोडाइल है। कौन है? हाँ कौन है? क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है। ये है आपकी विकलांगों की माता। किसकी? हमारा समाज इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, पैसे वालों के देवता अलग हैं, गरीबों के भगवान अलग हैं, जो समाज में विकलांग हैं, हैंडीकैप हैं, उनके देवता अलग हैं, अंधों के देवता अलग हैं, पैसा वाले भगवान अलग हैं। मतलब कौन कौन से भगवान हैं? ठीक है, तो ये सब बांटा। ये सीधा था क्योंकि हमारा समाज था कैसा? कर्म प्रधान। सारा हमारा समाज जो हमेशा से रहा कर्म के आधार पर रहा, तो हमेशा से हमने जो डिवाइड किया सोसाइटी को कर्म के आधार, तो भगवान भी हमने कर्म के कि तुम पैसे का काम करो। नहीं, सीधी बात है ना, तुम वर्षा का काम करो। जैसे इन्हें यहाँ देखो ना, एडमिनिस्ट्रेशन, पुजारी का काम अलग है, उपचार करने का काम अलग। ऐसे तो यहाँ कि विपत्ति को हटाने वाला कुहाजा देव। और यहाँ वही चीज़ देखो, यहाँ सेम क्या मिल रही है? कहाँ गया? उपचार। उपचार ट्रीटमेंट कर रहा, पुजारो। अलग नहीं है, क्योंकि हमारा सोसाइटी ऐसा था, समाज ऐसा था, कर्म को प्रधान मानते थे, उसी प्रकार इनके कामों को बांटा गया है। ऐसे इतना क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? कुछ डाउट है अभी? हैं? इसमें बता दूं, जो जैसे अभी हमने एक पढ़ी कि तड़वी, यहाँ मुखिया को बोलते थे। इसमें जो एक ग्रुप होता है तड़वी करके, एक ट्राइब, दो ट्राइब मिलती हैं, एक तड़वी और एक निधि। कौन कौन? तड़वी और निधि। ये समझो, तड़वी ये मुस्लिम ट्राइब है। कौन सी है? मुस्लिम ट्राइब है। और निधि जो है ईसाई। कौन सी है? मतलब अरे ईसाई ग्रुप अपना लिया इनने। तड़वी ने कौन सा ग्रुप अपना लिया? कौन सा रिलीजन? मुस्लिम। तड़वी ने, क्वेश्चन आएगा तड़वी किसकी? मुस्लिम ट्राइब है, लेकिन है किसका? सब ट्राइब किसकी? भील की। और इस निधि किसकी है? ईसाई को मानती है, लेकिन है किसकी? सब ट्राइब किसकी है? भील की। बन जाएगा? समझ में? लिख रहे हो ना तुम लोग? लिखते जाना सब पॉइंट, कुछ छोड़ना मत। ठीक है, आराम से सब लिख जाएगा, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल आप लोगों से फिर बन जाएंगी। फिर इनमें कुछ चीज़ें हैं, मैं बता दूं, जैसे कि इनमें कुछ त्यौहार वगैरह फेस्टिवल होते हैं। जैसे फेस्टिवल देखो, ये ट्राइब जितनी भी रहती है ज़्यादातर ये फेस्टिवल मनाते हैं फसलों के टाइम पे। तो जैसे कि इनमें त्यौहार होता है जात्रा त्यौहार। कौन सा? जात्रा। तो जात्रा मनाई जाती है फसल बुवाई के टाइम, जब फसल बोई जाती है ना, तो कौन सा हो जाएगा? जात्रा। नवई मतलब फसल का पकना, जब फसल पक जाती तो क्या मनाते हैं? नवई। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही? और ढोडी मतलब होता है वर्षा के समय, जब वर्षा करते हैं उस समय खुशी मनाते हैं, क्या वर्षा हुई है तो हमारी फसलें क्या होगी? अच्छी होंगी, तो उस समय ढोडी त्यौहार। गढ़ मतलब मनाते हैं युद्ध जीतने के बाद। ये सब त्यौहार हैं, तो एक हल्का सा इनको याद रखना कि कौन किस टाइम पे मनाया जाता है। चलो अब हम कुछ और बातें कर लें, कुछ पॉइंट की बात कर लें कि इनमें क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। अब हम बात कर लें, ये हो गया बेसिक पॉइंट। चलो आगे लिखो, ये रफ कर दो इस तरफ का। देखो
आगे चलते हैं, अभी ये खत्म कर देंगे टॉपिक, ये तो खत्म कर ही देंगे, मतलब ये वाला एंड कर देंगे भील वाला पूरा। इसमें देखते हैं हम आगे हमारा आता है इनका थोड़ा खान पान देख लो। खान पान क्या, एक ताड़ी का यूज करते हैं, किसका करते हैं, वो नहीं ताड़ के पेड़ से ऐसे मटकी से लटका देते थे, वही नशा टाइप का चढ़ता है, तो ताड़ी का यूज करते हैं और इन्हीं का मिलेगा। देखो खान पान में इनके 3 टाइम का खाना अलग अलग है कि नहीं, तो ताड़ी का यूज करेंगे। और इन्हीं का एक बहुत फेमस अभी हाल में हुआ कड़कनाथ, कौन सा, कड़कनाथ मुर्गा, और इसको क्या मिल गया है, जीआई टैग मिल गया है कड़कनाथ को। तो याद रखना कड़कनाथ है झाबुआ का है ना, कहाँ का है, अलीराजपुर का झाबुआ, हाँ पहले झाबुआ का था, वह कहाँ गया, अलीराजपुर का पार्ट है। तो ये याद रखना ताड़ी वगैरह। अब मैं कुछ यहाँ पे बात कर लूँ, इनके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जैसे इन लोगों को, इनमें थोड़ी बात करें हम किसकी, कृषि की, किसकी, एग्रीकल्चर की, किसकी बात करें, एग्रीकल्चर। हाँ एग्रीकल्चर को देखो थोड़ा सा, इसमें जो इसमें बोलते हैं जो भीलों की जो कृषि, भीलों की कृषि, इनमें एक आता चिमाता, कौन सा शब्द, और एक आता कौन सा, एक आता है दजिया, डलिया ना लिख देना, चिमाता और दजिया। चिमाता जो किया जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में, किसमें होती है, जो पहाड़ी क्षेत्र होंगे ऊंचाई वाले उनको बोलेंगे पहाड़ी क्षेत्रों में, तो वहाँ पे खेती को बोलते हैं क्या, एग्रीकल्चर, चिमाता। और दजिया बोला जाता है कहाँ पे, मैदानी भागों में, तो मैदानी क्षेत्रों। तो एक क्वेश्चन हर बार आए चिमाता। और इस सब की सब कौन सी एग्रीकल्चर करते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। कैसी करते हैं, जैसे कहेंगे झूम कृषि, क्या बोलते हैं, झूम कृषि, एक जगह से दूसरी जगह। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि एक आज जैसे एक साल इधर की, अगले साल कहीं दूसरी जगह, उसके अगले साल कहीं तीसरी जगह, और उस क्षेत्र को ये क्या करते हैं, पेड़ों को काट के जला देते हैं, पूरे क्षेत्र को काटने के बाद फिर इसके बाद उस क्षेत्र में करते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में करेंगे चिमाता कहेंगे, और मैदानी क्षेत्रों में क्या कहते हैं, दजिया कहा जाता है। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा, कोई डाउट है अभी क्या, अब सुनो कुछ हम बात कर लें इनके, ये तो हमने सब पढ़ लिया आपके क्या बेसिक पॉइंट। अब हम बात कर लें कुछ इनकी चित्रकला की, किसकी बात कर लें, चित्रकला। इनकी जो चित्रकला है, हाँ पेंटिंग, तो पेंटिंग्स की बात करें, इनकी चित्रकला को पिथौरा बोला जाए, क्या, पिथौरा चित्रकला। इनकी जो पेंटिंग है कौन सी है, पिथौरा चित्रकला है। और इसको पिथौरा चित्रकला को ज़्यादातर फेमस कराने का अभी किसका नाम है, भूरी बाई, कौन है वो, अभी हाल में इनको प्राइज भी मिल चुका है भूरी बाई को, ठीक है। अब इसमें बता दूं, इससे पहले क्या थे, पिथौरा चित्रकला को उससे पहले फेमस करने का काम किया था पेमा फालिया ने, किसने, पेमा फालिया, जो पहले चित्रकार थे, पहले मतलब पेंटर थे, जिनने इसको फेमस दिया। लेकिन अभी और इंटरनेशनल लेवल पे जो पहचान दिलाई वो किसने दिलाई, इन्हें अभी पद्मश्री वगैरह भी मिल चुका है, नारी शक्ति अवार्ड भी मिल चुका है भूरी बाई को। और इन्हीं की एक शिष्या हैं जिनका नाम है लाडो बाई, क्या नाम है, इनकी भी पेंटिंग बहुत अभी फेमस है। और अभी जो इनके भी एक और शिष्य हैं जिनका नाम है डुबू भारिया, क्या नाम है, डुबू भारिया। तो डुबू भारिया हैं जो अभी इनकी पेंटिंग, एक कुछ टॉप पे अभी ज़्यादा चल रहे हैं। सबसे अधिक जो चित्रकारी, और ये सब किसके स्टूडेंट हैं, भूरी भाई के, और सबसे अधिक पेंटिंग बनाई इन्हें, सबसे अधिक डुबू भारिया, सबसे अधिक पेंटिंग या चित्रकारी। तो सबसे अधिक चित्रकारी किनकी है, डुबू भारिया। तो ये 4 नाम याद रखने से पूछेगा डुबू भारिया का संबंध किस पेंटिंग से है, किस चित्रकारी से है। तो डुबू भारिया का संबंध जो है वो किससे है, किससे है, पिथौरा चित्रकला से, ठीक है। तो डुबू भारिया का संबंध है पिथौरा चित्रकला से, लाडो भाई का संबंध है पिथौरा चित्रकला और भूरी भाई। और पेमा फालिया पहले ऐसे इस क्षेत्र के पेंटर हैं जिन्हें पिथौरा चित्रकला का क्या किया था, प्रारंभ किया था। ये कौन है, अरे प्रारंभ करता मतलब ये बोलते हैं स्टार्टिंग इन्हीं ने की थी। तो या इनका जनक बोल लो, फादर बोल लो, जो भी बोलना है तो इनको ये बोलेंगे। इतना क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा, और कोई डाउट अभी, अब कुछ इनमें देख लो, एक सिस्टम होता है इनमें हल्का सा। अब देखो कुछ बातें हैं जो बची हैं, 1-2 पॉइंट बचे, बस खत्म है टॉपिक, इसके बाद कुछ नहीं होता। देखो जब इनमें कोई मरता है
तो उनमें दो अलग सिस्टम चलते हैं। हाँ, एक होता है टिया और एक होता है गातला। अब बात आती है टिया किसको कहते हैं, गातला किसको कहते हैं, पहले ये समझो, टिया और क्या, गातला। हाँ, हेडिंग डालो मृत्यु संस्कार, ऐसे ही लिखना है। आप हेडिंग लिखो यहाँ पे, मृत्यु संस्कार। मृत्यु संस्कार में सबसे पहले मिलता है गाता या गातला। ये होता क्या है, गाता या गातला जो होता है इसमें मिट्टी में दफनाकर उसको पेंट कर दिया जाता है। क्या करते हैं, पहले सुनो। गाता जो होता है, गातला जो होता है, ये होता है असमय मृत्यु। क्या होगी, असमय मृत्यु। असमय मृत्यु होना, असमय मृत्यु का मतलब है जैसे कोई एक्सीडेंट के द्वारा उसकी डेथ हो जाए, या कुछ ऐसी घटना घट जाए, या कुछ ऐसा हो जाए। हाँ, अकाल मृत्यु होना। तो असमय मृत्यु, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनको दफना कर क्या कर देंगे, मिट्टी में दफना कर, और फिर वहीं पे एक ऐसा उस पर क्या लगा देंगे, एक पिलर टाइप का लगा देंगे, उसको क्या कर देते, पेंट कर देते। तो मिट्टी में दफना कर उसे पेंट कर देते। और ऐसी कब्र किन लोगों की, मतलब ऐसी जो भी बनेगी तो उसको बोलेंगे गातला या गाता। तो गातला या गाता का मतलब है कि असमय मृत्यु हो जाना, उन लोगों को, कब्रों को या उसको बोलते हैं गातला। अगला आता है टिया। अब टिया का मतलब है कि जो पूरी उम्र मतलब ओल्ड वाले, जो कंप्लीट है। तो इसमें क्या कहते हैं, इसमें मरने के बाद खाने की प्रथा है। किसकी, मतलब वही 13 सिस्टम जो अपने यहाँ होता है ना, जैसे 13, मुस्लिम में 40वां, ऐसे सब में अलग अलग चलता है ना। तो 13 सिस्टम, 40वां सिस्टम। अब अरे पूरा उम्र करके मरा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, टिया हो गया। जैसे सर्दी आ जाए, अभी सबसे ज़्यादा टिया होंगे, सबसे ज़्यादा होंगे ओल्ड वाले आदमी, जैसे ठंड लगेगी अभी, हाँ जो भी होंगे एज, तो वो सब टिया हो जाएंगे हाँ सर्दी में। तो उन सबका खाने का सिस्टम यहाँ मिलेगा। इनमें एक सिस्टम बहुत अच्छा है, आप खुद देखो। नहीं, गातला में नहीं है। आप अरे ये बताओ, जो जवान बच्चा मरा या जो भी लड़की लड़का जो भी हुआ जिसको असमय मृत्यु, बीमारी के या एक्सीडेंट के चलते या और भी कोई रीजन है, तो इसलिए इनमें, और हम लोगों में क्या होता, करो सबकी 13 चल। शादी नहीं होती, अच्छा, जिसकी शादी नहीं होती उसकी नहीं होती, शादी हो जाती है उसके बाद। अच्छा ऐसा है, ये सही है, पता नहीं था, ये पता चल गया। क्या रहता है, जैसे मुस्लिम में तो ऐसा चलता है, सबका 40वां करते हैं मुस्लिम में से। हाँ, इससे कोई मतलब नहीं, सबका करो 40वां, कोई भी हो। देख रहे सोसाइटी, हाँ छोटे बच्चे तक का कर डाल, नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ क्या, मृत्यु संस्कार, गाता है गातला, मिट्टी में दफनाकर असमय मृत्यु, टिया मतलब मरने के बाद खाने का सिस्टम। इनमें मैंने बताया था, इनमें सिस्टम ये होता है, इनमें 13 का सिस्टम, सब घर से कोई आटा लाएगा, कोई दाल लाएगा, सब सिस्टम ला के फिर मिला के सिस्टम चलते हैं। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही? हाँ, तो ये सिस्टम इनमें देखने को ऐसे मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा कौन सा, भील ट्राइब। भील की उपजातियाँ देखी हमने, शादियाँ देख ली, उनके फेस्टिवल देख लिए, और उनकी मृत्यु संस्कार देखे, उनकी कृषि का सिस्टम देखा हमने, कुछ उसकी पेंटिंग, आर्ट एंड कल्चर देखा, और क्षेत्र देखा। तो हमने भील पूरा कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम जो बेटा हम लोग पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कौन सा, गोंड। कौन सा आएगा, गोंड, ठीक है। ओके, थैंक यू।